विधान परिषद के स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच ब्रेकअप जारी रहेगा? महागठबंधन के दोनों बड़े दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। इन दोनों के बीच क्या बात नहीं बन पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार के सियासी गलियारे में तैर रहे हैं। महागठबंधन में शामिल तमाम दल ही नहीं, सत्ता पक्ष की राजनीतिक पार्टियां भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि महागठबंधन की रणनीति पर ही एनडीए में शामिल दलों की रणनीति काम करेगी। पॉलिटिकल पंडित भी मानते हैं कि यदि कांग्रेस और आरजेडी में ब्रेकअप जारी रहता है तो फिर एनडीए को इस चुनाव में बहुत अधिक दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनडीए में शामिल राजनीतिक दलों के केवल अपने वोटों को समेटे रखने की जरूरत पड़ेगी। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने विधान परिषद के स्थानीय निकायों की 24 सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि विधान परिषद की 24 सीटों के लिए प्रखंड स्तर पर मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। बूथों की संख्या में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा, यानी कि इस बार भी पिछले टर्म की ही तरह वोटिंग के लिए 537 मतदान केंद्र रहेंगे। चुनाव के लिए 9 मार्च को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 16 मार्च तक नामांकन चलेगा। ये सीटें पिछले साल की 16 जुलाई से ही खाली हैं। कोरोना की वजह से इस पर चुनाव नहीं कराए गए थे। इन सीटों के लिए पार्षद स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के द्वारा वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं, जिसमें जिला परिषद सदस्य से लेकर मुखिया तक वोटर होते हैं। इस बार पंच और सरपंच को भी वोटर बनाए जाने की बात कही जा रही है। इस संबंध में निर्वाचन आयोग को सरकार की ओर से प्रस्ताव भी भेजा गया है और इस पर अंतिम मुहर अभी तक नहीं लगी है। सांसद और विधायक भी इसके वोटर होते हैं। ये तो निर्वाचन आयोग की बात और प्रशासनिक तैयारी हो गई, लेकिन असली लोचा तो सियासी गलियारे में महागठबंधन के बीच फंसा हुआ है। दरअसल एनडीए ने अपने लेवल पर सीटों को बांट लिया है। 24 सीटों में एनडीए में शामिल बीजेपी ने 13 सीटें अपने खाते में ली हैं, जबकि 11 सीटें जदयू को दे दिया है। 13 सीटों में बीजेपी ने 1 सीट पशुपति कुमार पारस की आर लोजपा को दिया है। हालांकि एनडीए की ओर से अभी अधिकृत रूप से नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होते ही जदयू ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। जदयू विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को इस संबंध में पहल करने को कहा है, ताकि जल्द ही एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा की जा सके। और इसे लेकर जेडीयू की बीजेपी से भी बात चल रही है, लेकिन दोनों दल उम्मीदवारी को लेकर स्वतंत्र हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो महागठबंधन में है। आरजेडी की ओर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को साफ साफ ठेंगा दिखा दिया है। कह दिया है कि कांग्रेस को जो करना है कर ले, इस चुनाव में उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिलने वाली है। इसके संकेत तो पहले ही आरजेडी की ओर से दिए जा रहे थे, लेकिन जब भी सभी 24 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई तो कांग्रेस नेताओं के पास कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं और पार्टी अपनी जान बचाने के लिए मैदान में कूद गई। कांग्रेस ने भी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, तो वहीं आरजेडी ने 24 में से 1 सीट वाम दलों को दिया है। भागलपुर बांका स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। जिन 8 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, पहले उनका हम आपको नाम बता देते हैं। फिलहाल कांग्रेस ने कटिहार से सुनील कुमार यादव, मुजफ्फरपुर से अजय कुमार यादव, सीतामढ़ी से नूरी बेगम, पश्चिम चंपारण से मोहम्मद अफाक अहमद, सारण से सुशांत कुमार सिंह, सिवान से अशोक कुमार सिंह, बेगूसराय से राजीव कुमार और मधुबनी से सुबोध मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो कांग्रेस ने जिस तरह 8 सीटों में ही अपने जातीय समीकरण की रणनीति की ओर इशारा किया है, वो आरजेडी की सेहत के लिए तो ठीक कहीं से नहीं है। इन 8 सीटों में कांग्रेस ने सीधे सीधे आरजेडी के MY समीकरण को टारगेट किया है। 8 में से 2 सीटों पर कटिहार और मुजफ्फरपुर में यादव जाति से अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीतामढ़ी और पश्चिम चंपारण से मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी 4 सीटों पर राजपूत, भूमिहार और लवकुश समीकरण को प्राथमिकता दी गई है। हालांकि आरजेडी अब A to Z की पार्टी होने का दावा कर रही है। पहले यह देखते हैं कि कांग्रेस ने जिन 8 सीटों पर अपना उम्मीदवार दिया है, वहां से आरजेडी के कौन कौन से उम्मीदवार हैं। आरजेडी ने कटिहार से कुंदन कुमार, सीतामढ़ी से कब्बू खिरहर, पश्चिम चंपारण से सौरभ कुमार, सारण से सुधांशु रंजन पांडे, सिवान से विनोद जायसवाल, बेगूसराय से मनोहर यादव और मधुबनी से मिराज आलम को उतारा है।
इन 8 सीटों में आरजेडी ने महज एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, जबकि सभी 23 सीटों में आरजेडी ने कुल 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो यदि दोनों दलों में अब भी बात नहीं बनी तो कांग्रेस इस बार आर पार की लड़ाई के रूप में अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में आरजेडी की टेंशन बढ़नी तय है और इसका सीधा फायदा एनडीए में शामिल घटक दलों को होने वाला है। बता दें कि 24 विधान परिषद सीटों के लिए होने वाले चुनाव में पंचायती राज संस्थाओं की ओर से इस बार 1,29,000 वोटर हैं। इन 24 में से स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से 19 विधान पार्षद रिटायर कर चुके हैं, जबकि 3 एमएलसी 2020 के चुनाव जीतकर विधायक बन चुके हैं। वहीं 2 एमएलसी का निधन हो चुका है। खास बात यह है कि खाली हुई सीटों में से बीजेपी कोटे से 13 एमएलसी थे, जबकि जेडीयू कोटे से 7 और आरजेडी के कोटे से 4 एमएलसी थे। पिछले विधान परिषद चुनाव में आरजेडी और जेडीयू के बीच गठबंधन था, तब दोनों दलों के बीच 10-10 सीटों का बंटवारा हुआ था। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में थीं और 1 एनसीपी कोटे में थी। लेकिन इस बार राजनीतिक समीकरण भी बदल गया है। अब जदयू और बीजेपी का गठबंधन है। आरजेडी से कांग्रेस भी अलग थलग पड़ गई है। कहा जाता है कि आरजेडी का कांग्रेस से चल रहे विवाद को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी नहीं सुलझा पाए हैं। बहरहाल बिहार एमएलसी चुनाव के लिए कांग्रेस की जो पहली लिस्ट जारी हुई है, उसमें लालू प्रसाद यादव से ब्रेकअप के बाद सोनिया गांधी ने यादव, राजपूत, भूमिहार और मुसलमान पर भरोसा जताया है और बाकी उम्मीदवारों के जातीय समीकरण भी कुछ ऐसे ही होने की उम्मीद है। ऐसे में देखना दिलचस्प है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच कथित ब्रेकअप का लाभ एनडीए को कितना मिलता है। क्या इस चुनाव में कांग्रेस का पत्ता साफ हो जाने वाला है, अथवा आरजेडी को झटका देने में कांग्रेस कामयाब रहेगी, या फिर आरजेडी नए तेवर के साथ सियासी गलियारे में नई धमक देने वाली है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर पॉलिटिकल पंडित नजरें गड़ाए हुए बैठे हैं और अभी भी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि इस बार का एमएलसी चुनाव काफी रोचक होने वाला है और इसी चुनाव को लेकर बिहार में सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। खबरों में अपडेट्स के लिए आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा आप लाइव सिटीज को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। पटना से लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।